Hi friends, welcome to Knowledge Share. I'm Nancy Singh. Our today's topic is on resources and development. ये आपकी सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक के सेकंड पार्ट से लिया गया है. This session is presented by me and this is the part 1 series 1. चलिए चलते हैं और बात करते हैं आज हम क्या इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, क्या कंटेंट है. ये 3 टॉपिक्स हैं जो आपको इस वीडियो में समझ में आएंगे. रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इंटरडिपेंडेंट विद ह्यूमन बीइंग्स एंड क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि उन्हें मेरे हर वीडियो की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें. नाउ लेट मी गिव यू एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस भी लेते हैं. इसमें 1-to-1 क्लासेस, 1-to-2, 1-to-3 एंड 1-to-5 बैचेस होते हैं. सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस और व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर. You can connect with us through our app Knowledge Share. Link is in description box. आप हमको Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए बिना डिले किए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है. रिसोर्सेज क्या होती है मैं आपको बता दूं. देखिए, जो भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं जिनसे हमारी नीड्स सेटिस्फाई हो जाएं, फुलफिल हो जाएं, दैट इज व्हाट इज वी कॉल रिसोर्सेज. नाउ एडवांस्ड वे में अगर मैं आपको बताऊं कि रिसोर्सेज क्या होती हैं, क्योंकि आप 10th क्लास में उसी के लेवल से आपको समझना होगा. तो रिसोर्सेज आर दोज विच आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि अगर आप किसी रिसोर्स को यूज कर रहे हैं जिसकी एक्सेसिबल कर सके आप उसको, जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबिलिटी हो उसके पास. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कोई कंप्यूटर, आईपॉड या फिर कोई मोबाइल या लैपटॉप दिया है, उसको अगर आपको यूज करना ही नहीं आएगा तो तब तक आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो चीज चलानी आनी भी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली वो एक्सेस कर सके आप, तो वो रिसोर्स तब जाकर कहलाएगा. इकोनॉमिकली फीजिबल का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आप कोई गिवन रिसोर्सेज या प्रोवाइडेड रिसोर्स अगर यूज कर रहे हैं तो आप अगर ये क्षमता रखते हैं कि आप उसको खरीद सकें और आप अपना खुद का प्राइवेटली या आप अपना ओन उस इकोनॉमिकली चीज की वजह से, मतलब अगर आपको कोई व्हीकल खरीदना है, फॉर एग्जांपल आपको अपने घर से स्कूल जाना है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आपकी बाइक या बुलेट या फिर कोई कार होनी चाहिए, तो आपको पास उतना रिसोर्स के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए कि आप खरीद लें और तब जाकर वो फीजिबल हो. तो आपको रिसोर्सेज में ये भी ध्यान रखना है ना. थर्ड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई रिसोर्स यूज कर रहे हैं जो कि सोसाइटी में है और लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कम्युनिटी में रहते हैं या किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ के हैंडपम्प्स, पॉन्ड्स, वेल्स, इन सभी चीज़ों को यूज कर रहे हैं जो कि कल्चरली एक्सेप्टेबल है, दैट मीन्स वो एक रिसोर्स है. तो ये थी आपकी रिसोर्सेज की डेफिनेशन. नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ह्यूमन बींग्स. रिसोर्सेज का क्या रिलेशनशिप है वो मैं आपको बताती हूँ. ये फिजिकल एनवायरनमेंट का होना जरूरी है, टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है, इंस्टीट्यूशन जो कि उसे क्रिएट करते हैं हम, वो भी होना जरूरी है. तो जब भी कभी ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ थ्रू टेक्नोलॉजी और एक इंस्टीट्यूशन जाकर कहीं जाकर क्रिएट हो जाता है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेशन मिले, वो हमारा इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है ह्यूमन बीइंग्स के साथ रिसोर्सेज का. तो रिसोर्सेज तब जाकर हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में वो एक्ट कर रही हैं और डेवलप हो रही हैं और एक एक्सेलरेशन दे रही हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. Now come to this next subtopic, that is classification of resources. This is the last topic जो कि आपको इस वीडियो में समझना है. Classification of resources 4 तरीके से किया गया है: on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership and on the basis of status of development. अगर मैं on the basis of origin की बात करूँ तो these are 2, biotic and abiotic. तो बायोटिक में क्या होता है, चलिए मैं आपको वो बताती हूँ. बायोटिक रिसोर्सेज बेसिकली वो होते हैं जो कि हम उन्हें ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम बायोस्फीयर. बायोस्फीयर यानी कि जिस लिविंग एनवायरनमेंट से हम उन चीज़ों को, बायोटिक रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर पा रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, फ्लोरा, फौना,
फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज में आती हैं। और ऑन द सेकेंड हैंड एबायोटिक रिसोर्सेज की बात करें तो वो सारी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग थिंग्स द्वारा कंपोज होती हैं वो एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाती हैं, जैसे कि रॉक्स एंड मेटल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। दीज आर ऑल्सो टू टाइप्स, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होता है, ये रिसोर्सेज वो होती हैं जो कि बाद में रिन्यू भी की जा सकती हैं, बाद में रिप्रोड्यूस भी की जा सकती हैं, वो भी फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू। तो बेसिकली इनको बाद में रिन्यूएबल भी कर सकते हैं और रेप्लेनिशेबल भी हो सकते हैं ये रिसोर्सेज, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी होती हैं, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा। दीज आर द रेन्यूएबल एग्जाम्पल्स। रेन्यूएबल रिसोर्सेज के ये एग्जाम्पल हैं। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू अ कंटिन्यूअस और फ्लो में, मतलब कि इनको मैं आपको बताने वाली हूँ और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और भी ज़्यादा डिस्क्राइब करूंगी मैं अगले वीडियोस में, पर आपको अभी सिर्फ इतना ही समझना है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो कि रीजेनरेट हो सकती हैं 25 से 30 साल में। नाउ कम टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जो कि वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम लगा देती हैं अकर होने में, जैसे कि मिनरल और फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। पर वहीं मैं अगर आपको बताऊं कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं मेटल्स में जो कि रिसाइक्लेबल होते हैं, पर सम फॉसिल फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि रिसाइकल्ड कभी नहीं हो सकते और जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं उनके यूज करने के, उनके यूटिलाइजेशन के साथ साथ ही। तो एग्जांपल में मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल दे दिया, इनको मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉर्मेशन होने में, तो ये आपके हो गए ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। नाउ कम टू द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। स्टेटस एंड डेवलपमेंट में 4 तरीके से हैं, तो इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनको डिटेल में ध्यान से समझिए। देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। ये जो रिसोर्सेज होती हैं ये बेसिकली एक रीजन में फाउंड होती हैं, बट इनका यूटिलाइजेशन जो है अभी तक नहीं हुआ। ये सिर्फ पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल रखती हैं पर इनका कभी अभी यूटिलाइज्ड नहीं हुई। जैसे कि वेस्टर्न पार्ट्स ही ले लीजिए जो कि राजस्थान एंड गुजरात हैं, वहां पर एनॉर्मस पोटेंशियल तो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, बट सोलर एनर्जी दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली। लेकिन वहां पर सोलर एनर्जी जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं है, इसीलिए उनको यूज नहीं किया जा सकता, यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, तो वो हो गए आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट रिसोर्स, दैट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज बेसिकली वो होते हैं जिनको सर्वे किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जिनके पास यूटिलाइजेशन तो हम कर सकते हैं, जिनको डिटरमाइन तो किया जा सकता है, बट द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी। यानी कि जो उनका यूटिलाइजेशन है वो उनकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है और उनकी फीजिबिलिटी पर। जो मैंने आपको रिसोर्सेज की डेफिनेशन में बताया था कि आपके पास टेक्नोलॉजिकली एसेसिबिलिटी होनी ज़रूरी है और इकोनॉमिकली फीजिबल भी होने ज़रूरी है। नाउ कम टू दिस थर्ड, दैट इज स्टॉक। स्टॉक में क्या होता है कि ये वो मटेरियल होता है जो कि एनवायरनमेंट में तो होता है, जिसमें पोटेंशियल तो होता है सेटिस्फाई करने का हमारी नीड्स को, ह्यूमन नीड्स को, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव एन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। पर उनके पास, ह्यूमन बींग्स के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती कि वो उनको एक्सेस कर सके, इसीलिए ये स्टॉक होते हैं। और ये जो होते हैं ये सब स्टॉक में ही आते हैं, जैसे कि वाटर एक कंपाउंड के रूप में इस्तेमाल होता है जिसमें 2 इनफ्लेमेबल गैसेज होती हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। पर इनका ये नहीं पता हमें कि ये टेक्निकली नो हाउ कि इनको कैसे यूज़ किया जाना है फॉर दैट पर्पस, लाइक इनके इन्फ्लेमेबल जो इनका गैसेज हैं जो यूज हो रही हैं उसके पर्पज से, हैंस इट कैन बी यूज्ड एंड कंसीडर्ड एज अ स्टॉक की तरह वो इस्तेमाल की जाती हैं। नाउ कम टू दिस लास्ट रिसोर्स, दैट इज रिजर्व्स। रिजर्व्स बेसिकली वो हैं जो कि स्टॉक का ही सबसेट होते हैं, जो बेसिकली जिनमें इतना यूज़ कर सकते हैं आप, आपको पता है कि उनको टेक्निकल कैसे यूज़ किया जाना है, बट वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं यूज़ करने, क्योंकि उनको फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को मीट करवाने के लिए, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में आगे जाकर यूज़ करने के लिए वो इस्तेमाल किए जाने हैं। जैसे कि रिवर वाटर हो गया जो कि जनरेट हो सकती है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पर प्रेजेंटली उसको हम सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ही रिक्वायरमेंट में रखेंगे,
पर बाद में क्या होता है कि उसको हम फ्यूचर में यूज़ करना बेहतर समझते हैं। उसको यूटिलाइज जब हम करेंगे तो उसको लिमिटेड एक्सटेंट में करेंगे और उसका जो यूटिलाइजेशन है वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए ही होगा। थस जो वाटर और डैम्स होती हैं, ये फॉरेस्ट एट्सेट्रा, ये सब जो है वो रिजर्व के में ही आते हैं। तो चलिए अब बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर 4 हैं। तो फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि किसी प्राइवेटली आप ओन्ड कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल, जैसे कि फार्मर्स होते हैं, उनकी खुद की लैंड होती है या फिर गवर्नमेंट ने उन्हें अलॉट किया होता है या फिर अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू भी गवर्नमेंट उन्हें अलॉट करती है। विलेजेस की बात कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि लोगों की, फार्मर्स की लैंड होती है, उनकी खुद की ओनरशिप लैंड होती है और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो लैंडलेस भी होते हैं, पर वो प्राइवेटली अपनी इस इंडिविजुअली वो इसको खरीद भी सकते हैं। प्लांटेशन, प्लेस्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एट्सेट्रा, उन सबके वो खुद के प्राइवेट भी होते हैं। तो दे आर द सम एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। तो अगर आपको एग्जाम में याद रखना है तो आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि क्या क्या इंडिविजुअल रिसोर्सेज होती हैं, तो एग्जाम में वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज बताऊं मैं आपको, तो ये वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। सभी कम्युनिटी के मेंबर्स इनको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि विलेज कॉमन्स यूज़ कर सकते हैं। विलेज कॉमन्स में कौन कौन लोग होते हैं विलेज कॉमन्स के, जिनको वो यूज़ कर सकते हैं? ग्रेजिंग ग्राउंड्स को वो यूज़ कर सकते हैं, ब्यूरियल ग्राउंड्स को यूज़ कर सकते हैं, विलेज पॉन्ड्स एट्सेट्रा, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स, ये सभी इस्तेमाल किए जाते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज से। वहीं अगर मैं नेशनल रिसोर्सेज की बात करूं तो टेक्निकली ये वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि सिर्फ एक कंट्री को ही बिलोंग करती हैं, यानी कि एक नेशन को ही बिलोंग करती हैं, जिनके पास लीगल पावर होती है। लीगल पावर के साथ साथ वो उस चीज़ को, उस रिसोर्स को खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी को, फॉर द पब्लिक गुड। आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि रोड्स, कनाल, रेलवेज जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं बाय द इंडिविजुअल्स की लैंड पर ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो वो नेशन के ही पार्ट हैं, उन्हीं को नेशन की ही लीगल पावर मिली हुई है, तो इसलिए इंडिविजुअल्स की जो वो लैंड होती हैं दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ रिसोर्स। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो होती है उनको ये एम्पावर किया गया है कि गवर्नमेंट जो है उन लैंड्स को एक्वायर कर लें। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। लेकिन हमें ध्यान यही रखना है कि जो सिर्फ केवल नेशन की पॉलिटिकल बाउंड्रीज में आती हैं और ओशनिक एरिया में आती हैं, जो कि कितना एरिया कवर करता है? 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 19.2 किलोमीटर तक अगर वो ये एरिया कवर हो रहा है सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज नेशन के अंदर, तो वो यहाँ पर इन नेशनल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है इसमें, पॉलिटिकल बाउंड्रीज 12 नॉटिकल माइल्स होना चाहिए। नाउ कम टू दिस इंटरनेशनल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज, इनके पास वो चीज़ें होती हैं जो रेगुलेट कर सकते हैं उन रिसोर्सेज को, जो कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कहता है कि हम उन एरियाज़ को या हम उन जोन्स में जाकर उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि 200 किलोमीटर में आते हैं ओशनिक रिसोर्सेज के। यानी कि जो 200 किलोमीटर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन 200 किलोमीटर के बियॉन्ड जो भी आता है उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उस रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन ओशियन होना चाहिए और कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। बिना किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कंकरेंस की वजह से वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो इसलिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का होना ज़रूरी है, वहाँ पर 200 किलोमीटर तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसके आगे के टॉपिक्स के लिए, अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स मैं दूंगी आपको वो आप इन वीडियोज़ में आप इनको सबको देख सकते हैं। Lastly, I want to say thanks for watching the entire session and please like and subscribe the channel, and again thank you for watching.